हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो मैं बना रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी फ्रेशली ग्रेजुएट हो चुके हैं या होने वाले हैं, कि उनको अपना सीवी किस तरह से बनाना चाहिए। मुझे ये बनाने की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं जो ताज़ा ताज़ा ग्रेजुएट हो रहे होते हैं और मैं उनके सीवीज़ देखता हूँ तो उसमें काफ़ी सारी गलतियाँ होती हैं। इसी तरह से मैंने तकरीबन 8-9 साल एचआर में जॉब की है और उस दौरान में मुझे शॉर्ट लिस्टिंग का भी मौका मिला, इंटरव्यूज़ करने का मौका भी मिला। तो उसमें जो मेरा एक्सपीरियंस है उसकी रोशनी में कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए, ख़ास तौर पर फ्रेश स्टूडेंट्स को। तो उस हवाले से मैंने ये वीडियो बनाने का फ़ैसला किया है। इसके बारे में मैं एक वजाहत कर दूं कि ये जो है वीडियो वो मैंने बिजनेस मैनेजमेंट और रिलेटेड जो फील्ड्स हैं उसके फ्रेश ग्रेजुएट्स को मद्देनज़र रखते हुए बना रहा हूं। तो जो बाकी डिसिप्लिन्स हैं जैसे कंप्यूटर साइंस है और जिसके बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल ग्रेजुएट होते हैं, लैंग्वेजेस हैं, सोशल साइंसेस के हैं, उनके लिए इसमें से काफ़ी चीज़ें शायद रेलेवेंट ना हों, लेकिन काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो जनरल टिप्स हैं वो उनके लिए भी रेलेवेंट हो सकती हैं। दूसरी बात ये समझने की है कि ये फ्रेश ग्रेजुएट्स को जहन में रख के बनाई जा रही है वीडियो। जो अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो उसके थोड़ा सा कुछ और चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ता है, आल्दो उसके लिए भी कुछ जनरल टिप्स इस वीडियो में आपको मिल जाएंगी। तो जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं या जिनका बहुत थोड़ा एक्सपीरियंस है अभी, उनके लिए ये मुफीद हो सकती है वीडियो। तो इस वीडियो की आउटलाइन कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि जॉब हासिल करने के तरीके क्या हैं बहुत ब्रीफली, और उसमें फिर सीवी का क्या रोल होता है, सीवी का कंटेंट क्या होता है, और फिर उसकी जो फॉर्मेटिंग टिप्स हैं वो कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो जॉब हासिल करने के पाकिस्तान में अमूमन 3 ही तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि आपके पास बहुत बड़ी सिफारिश हो, तो फिर तो आपको बहुत ज़्यादा किसी झमेले में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपका जैसा भी सीवी हो आपको मिल ही जाएगी। लेकिन उस सूरत में तो शायद आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन मोस्टली जो ग्रेजुएट्स होते हैं अनफॉर्चुनेटली उनका ये पहली वाली सिचुएशन उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होती कि उनके पास कोई बड़ी सिफारिश हो। तो बाकी 2 तरीके हैं। एक ये होता है कि आपके साथ माइनर सिफारिश होती है। माइनर सिफारिश से मतलब ये है कि आपका कोई दोस्त काम कर रहा होता है, रिलेटिव काम कर रहा होता है किसी कंपनी में, वो खुद इस पोजीशन पर नहीं होता कि आपको हायर कर सके, या उसका कोई आगे जानने वाला किसी दूसरी कंपनी में काम कर रहा होता है, तो वो आपका सीवी वहां तक पहुंचा देता है और रिक्वेस्ट कर लेता है कि जी इस बच्चे का इंटरव्यू कर लें और इसको कंसिडर कर लें। तो यानी ये ऐसी सिफारिश होती है जो सिर्फ आपके सीवी को एचआर तक पहुंचाने तक काम आती है। उसके बाद फिर आपकी अपनी किस्मत होती है। और तीसरा तरीका जो है जिसमें किसी भी किस्म की सिफारिश इन्वॉल्व नहीं होती, आपकी यूनिवर्सिटी में कोई आ गई कंपनी हायरिंग करने के लिए, और या फिर ये है कि उन्होंने अपनी एडवर्टाइज की जॉब और आपने अप्लाई किया। अच्छा, पहली बात आपको ये समझनी चाहिए कि ठीक है सिफारिश से नौकरियां मिलती हैं, लेकिन हर किसी के पास सिफारिश नहीं होती और हर नौकरी भी सिफारिश पर नहीं मिलती। सो आपको ये समझने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास सिफारिश नहीं है तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। अच्छा, ये जो दूसरी जिसको मैं माइनर सिफारिश कह रहा हूँ कि आप किसी रेफरेंस के ज़रिए से सीवी किसी जगह पहुँचा दें, ये कोई बुरी बात नहीं है और ये एक इफ़ेक्टिव तरीका है। अगर आपका कोई दोस्त कहीं पे काम करता है, आपका कोई रिलेटिव है, तो उनसे ज़रूर रिक्वेस्ट करें कि वो आपका सीवी जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट है उस तक पहुंचा दें। इसमें कोई हर्ज नहीं है। और जहाँ पे जो ओपन होती हैं पोस्ट, इनकी एडवर्टीजमेंट आती है, उस पर तो आप ज़रूर अप्लाई किया करें। तो ये जो दूसरी किस्म की जॉब्स हैं, माइनर सिफारिश वाली और विदाउट सिफारिश वाली,
इसमें आपके सीवी का काफ़ी रोल होता है। इसका रोल क्या होता है सीवी का? अगर आपने किसी कंपनी ने जॉब एडवर्टाइज की है और आपने वहाँ पे अप्लाई किया है, तो उनके पास बहुत सारी सीवीज आती हैं और उसमें से वो पहले शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं। तो आपका सीवी अच्छा बना हुआ होगा तो उसके शॉर्ट लिस्ट होने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। इसी तरह जब इंटरव्यू हो रहा होता है तो आमतौर पर इंटरव्यूअर के सामने, आमतौर पर नहीं बल्कि तकरीबन हमेशा ही इंटरव्यूअर के सामने आपका सीवी रखा हुआ होता है। तो आपने जो कुछ सीवी पे लिखा हुआ है वो आपके इंटरव्यू की डायरेक्शन मुतय्यन करता है। और अगर आपने कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं तो आप इंटरव्यू में फंस भी सकते हैं, और अगर आपने कोई ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं इंटेलिजेंटली तो आपकी जो इंटरव्यू है उसकी डायरेक्शन आपके हक में बिल्कुल मुड़ सकती है। तो आप ये समझें कि कुछ नॉट सो सरप्राइजिंग फैक्ट्स ये हैं कि रिक्रूटर्स या जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो भी इंसान होते हैं। वो उनके यहाँ उनकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। यानी लिमिटेशन क्या होती है? उनके पास टाइम की लिमिटेशन होती है। अगर आप एक जॉब किसी ने एडवर्टाइज की है तो वहाँ पे हज़ारों नहीं तो सैकड़ों एप्लीकेंट्स आ जाते हैं। तो अब एक रिक्रूटर जिसने शॉर्ट लिस्टिंग करनी है उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरा सीवी तफसील से पढ़ेगा और फिर शॉर्ट लिस्ट, वो कोई मोटी मोटी चीज़ें देखता है और आपको शॉर्ट लिस्ट करने का फैसला करेगा। तो उनके पास टाइम और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की लिमिटेशंस होती हैं। अच्छा, इसी तरह से जो भी इंटरव्यूअर होता है या रिक्रूटर होता है जो आपको शॉर्ट लिस्ट करता है या आपका इंटरव्यू करता है, उसकी अपनी कुछ लाइकिंग्स, डिसलाइकिंग, बायसेस, प्रेजुडिसेस भी होते हैं। अच्छा, एक और बात आपको ये समझनी चाहिए कि पाकिस्तान में खास तौर पर ऐसा नहीं होता कि जो इंटरव्यूअर्स होते हैं उनके पास कोई बड़ी डिटेल्ड या वैलिडेटेड गाइड हो, इंटरव्यू गाइड हो कि आपने ये सवाल पूछने हैं, इसका अगर ये जवाब देगा बच्चा तो इसका मतलब ये होगा। ऐसा नहीं होता। आमतौर पर वो भी ऑफ हैंड इंटरव्यू कर रहे होते हैं। उनके जहन में कोई एक मोटी सी बात होती है कि जी अच्छा बच्चा कॉन्फिडेंट होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा कोई बहुत स्पेसिफिक गोल उनके जहन में नहीं होता। और बाज़ औक़ात तो इंटरव्यू बिल्कुल क्लूलेस होते हैं। वो बस बैठे होते हैं, आएगा कोई बच्चा, कोई उनको अपील कर जाएगा कैंडिडेट, वो उसको रेकमेंड कर देंगे। तो ये चीज़ें जहाँ पे इनकी इस चीज़ों की कुछ नुकसानात हैं वहाँ इसके कुछ फ़ायदे भी हैं कि इन लिमिटेशंस की, इंटरव्यूअर्स की इन लिमिटेशन का आपको फ़ायदा भी हो सकता है। लिहाजा हम जो मैं आगे टिप्स जो डिस्कस करने वाला हूँ वो सारी इसी चीज़ को जहन में रख के की गई हैं कि इंटरव्यूअर्स भी इंसान हैं, उनकी लाइकिंग, डिसलाइकिंग, लिमिटेशंस हैं। उनके पास आमतौर पर कोई बहुत स्पेसिफिक इंटरव्यू गाइड नहीं होती। तो इस सिचुएशन में आपके चांसेस मैक्सिमाइज किस तरह से हो सकते हैं। ताहम ये याद रखें कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ कि जो आपको कहूँ कि जी ये आप कर लेंगे तो आप लाजमन कामयाब हो जाएंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं कोई जादूगर भी नहीं हूँ, कोई भी नहीं होता। ये जो सारे आपको टिप्स दे रहे होते हैं वो तमाम लोग अपने तजर्बे की रोशनी में और कुछ बगैर तजर्बे की, जैसे कि मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, वो आपको टिप्स दे रहे थे। ऐसे लोगों से आपको दूर रहना चाहिए। किसी बंदे की जो रेलेवेंट हो उसकी टिप्स पर आप गौर कर सकते हैं। इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि जो कॉमन मिस्टेक्स हैं आप उनको अवॉइड कर सकें और आपके चांसेस थोड़े से इंक्रीज हो सकें। लेकिन मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा कि ऐसा आप ये इन टिप्स पर अमल करेंगे तो आपकी लाजमन पहली ही दफ़ा में नौकरी लग जाएगी। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ऐसी कोई गारंटी मैं नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता। जो कह रहा है कि ऐसा होगा वो दरअसल झूठ बोल रहा है। तो खैर आगे चलते हैं कि सीवी में आमतौर पर चीज़ें क्या क्या होती हैं। तो जो मैंने देखा है तो सीवीज़ में आमतौर पर ये चीज़ें होती हैं। नेम होता है, पिक्चर होती है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स होते हैं
ऑब्जेक्टिव होता है, प्रोफेशनल समरी या प्रोफाइल होती है, एजुकेशन लिखी होती है, एक्सपीरियंस होता है, स्किल्स लिखे हुए होते हैं। बाज़ लोग एकेडमिक प्रोजेक्ट्स को मेंशन करते हैं, ऑनर्स और अचीवमेंट्स को मेंशन करते हैं। बाज़ लोग हॉबीज़ भी लिखते हैं, कुछ लोग पर्सनल डिटेल्स भी दे देते हैं और कुछ तो एंड में रेफरेंसेस भी देते हैं। कुछ ने मेजर कोर्सेज लिखे होते हैं, कुछ ने ट्रेनिंग्स और कॉन्फ्रेंसेस का भी जिक्र किया होता है और लैंग्वेजेस के बारे में भी लिखा हुआ होता है। इनमें से हर एक को हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि इसको सीवी में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, किन शराइत पर होना चाहिए और इसको कैसे लिखा जाना चाहिए। तो जो नाम है, नेम, इसके बारे में तो कोई दो राय नहीं है कि ये तो हमेशा सीवी में होना चाहिए। इसके बारे में आप अलबत्ता ये याद रखें कि आपका नाम जो है वो हमेशा सीवी के आपके टॉप पर होना चाहिए। टॉप राइट कॉर्नर पर भी हो सकता है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर भी हो सकता है और उसके सेंटर में भी हो सकता है। इसको थोड़ा सा प्रोमिनेंट भी होना चाहिए, इसका फॉन्ट बड़ा हो, इसको आप बोल्ड कर दें। बाज़ लोग मैंने देखा है कि वो जिस फॉन्ट में सारा सीवी लिखा हुआ है उसी में नाम भी लिख देते हैं, वो प्रोमिनेंट नहीं होता, वो नज़र नहीं आता इतनी आसानी से, तो वो अच्छी बात नहीं है। इसको थोड़ा सा प्रोमिनेंटली लिखना चाहिए और टॉप पे लिखना चाहिए। वो आपकी डिज़ाइन के हिसाब से आपकी मर्ज़ी है कि आप उसे राइट साइड पे लिखना चाहते हैं, राइट कॉर्नर पे, टॉप के लेफ्ट कॉर्नर पर या टॉप के सेंटर में लिखना चाहते हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज़ जो है वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती हैं। ये तो हमेशा सीवी में होने चाहिए। तो बाज़ औक़ात मैंने ऐसा कुछ सीवी, शायद आपको यकीन ना आए, लेकिन देखे हैं कि जिन्होंने कॉन्टैक्ट डिटेल्स ही नहीं लिखी हुई थी। अब उसको तो बंदा जो है वो नहीं कर सकता। कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो हैं वो ये याद रखें कि वो भी बहुत ही आसानी से नज़र आनी चाहिए रिक्रूटर को। इसलिए इनको आम तौर पर आपके नाम के फौरन नीचे लिखा हुआ होना चाहिए। बाज़ जगह ये होता है कि कुछ लोगों ने लेफ्ट साइड पे करके पहले सारी कहानी लिख के एंड के ऊपर कॉन्टैक्ट लिखे हुए होते हैं। वो ढूंढते हुए ही बंदे के पास इतना टाइम लग जाता है। और ये याद रखें, मैंने आपको बताया कि टाइम लोगों के पास कम होता है। तो अगर इस तरह का कोई चीज़ है पहली नज़र में अगर रिक्रूटर को नज़र नहीं आया तो आपके चांसेस वैसे ही कम हो गए। इसलिए आपका जो कॉन्टैक्ट की डिटेल्स हैं वो आपके नाम के बिल्कुल नीचे लिखी हुई होनी चाहिए। और इसमें दो चीज़ें आजकल के ज़माने में लाजमी होनी चाहिए, एक ईमेल एड्रेस हो और दूसरा सेल फोन आपका नंबर होना चाहिए। अच्छा, और ये बेहतर ये होता है कि पहले टेलीफोन लिखें या अपना मोबाइल फ़ोन नंबर लिखें और उसके नीचे अपना ईमेल लिखें। इसमें आप रेजिडेंशियल एड्रेस भी लिख सकते हैं, लेकिन ये याद रखें ये ज़रूरी नहीं है। आपको जॉब के हिसाब से रेजिडेंशियल एड्रेस लिखने का फ़ायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। वो क्या सिचुएशंस है मैं आपको बताऊं। बाज़ औक़ात ये होता है, ख़ास तौर पर अगर आप फीमेल हैं, तो जो रिक्रूटर होता है या जो इंटरव्यूअर होता है वो एड्रेस देखता है और अगर कंपनी के करीब है तो उसका थोड़ा सा इस तरफ टिल्ट हो जाता है कि अच्छा इसको कंसिडर कर लेते हैं। आप जितना दूर का एड्रेस होगा, तो चूंकि फीमेल्स का आमतौर पर पिक एंड ड्रॉप भी देना पड़ता है या पिक एंड ड्रॉप नहीं देती तो वो सोचते हैं अच्छा ये इतने दूर से कैसे आएगी, ये छुट्टियां करेगी वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ आपके अगेंस्ट भी जा सकती है। ताहम जो फैक्ट्री बेस्ड जॉब्स होती हैं उनमें ये अमूमन नहीं होता, क्योंकि उन्हें पर फैक्ट्रीज अमूमन शहर से बाहर होती हैं और उनको पता होता है कि शहर के अंदर से ही लोग आएंगे। अच्छा, इसी तरह से अगर आप किसी बड़े शहर में अप्लाई कर रहे हैं तो आपने किसी दूसरे शहर का, मिसाल के तौर पर आप लाहौर में हैं और आप बेसिकली से ओकाड़ा से हैं, तो आपने ओकाड़ा का एड्रेस लिखा हुआ है तो वो भी आपके अगेंस्ट जा सकता है, क्योंकि उनका पहले ही सोचते हैं अच्छा ये दूर से है, ये पता नहीं आएगा नहीं आएगा, छुट्टियां ज़्यादा किया करेगा। तो इसलिए बाज़ औक़ात आप सोचें कि क्या यहाँ एड्रेस लिखने की ज़रूरत भी है या नहीं है। अच्छा, अगर आप किसी दूसरे शहर से हैं और जिस शहर में अप्लाई कर रहे हैं, तो आमतौर पर जैसे कि ये होता है कि लोग बच्चे बड़े शहरों में आते हैं दूसरे शहरों से, और जब वो यहाँ पढ़ रहे होते हैं तो ज़ाहिर है कोई टेम्परेरी एड्रेस तो होता है जिस पे उन्होंने वो रह रहे होते हैं।
तो वो लिख दें। आप याद रखें कि अब ये वो ज़माना नहीं है कि आपको ख़त लिख के इंटरव्यू की कॉल आएगी। कॉल आपको फ़ोन पे ही आएगी या ईमेल के ज़रिए से ही आएगी, लेकिन जो एड्रेस है वो थोड़ा सा इस लिहाज से असरअंदाज हो सकता है कि उससे इंटरव्यूअर की जो बायस है या जो परसेप्शन है इस आपके बारे में वो बन सकती है कि ये दूर से है तो ये पता नहीं आएगा या नहीं आएगा। तो आइडियल ये है कि आप जिस शहर में अप्लाई कर रहे हैं उसका कोई एड्रेस लिख दें, और ताकि आप इस स्टेज से गुजर जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे ईमेल एड्रेस की बात करना ज़रूरी है। ईमेल एड्रेस आप हमेशा अपने नाम से बनाएं। बाज़ बच्चों ने मैंने देखा है कि उन्होंने बहुत ही अजीबोगरीब जंगली बिल्ली, किलर आइज, इस तरह के ईमेल आईडीज़ बनाए होते हैं। ये बेसिकली आपके नॉन प्रोफेशनलिज्म को ज़ाहिर करते हैं। कई दफ़ा जो रिक्रूटर होता है उसका मूड इस तरह का ईमेल एड्रेस देख के ही ख़राब हो जाता है, वो कहता है ये कोई नॉन प्रोफेशनल आदमी है, इसको छोड़ो। तो आप कोशिश करें कि हमेशा अपने नाम से बनाएं ईमेल एड्रेस। उसमें बाज़ औक़ात नंबर्स डालने 14143 एंड में ज़रूरी होता है, वो ईमेल की रिक्वायरमेंट हो सकती है, उसकी खैर है, लेकिन आपका नाम होना चाहिए उस पर। ये ईमेल के बारे में लाजमी याद रखें। अच्छा, उससे अलावा जो तीसरी चीज़ है नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अलावा वो आमतौर पर आजकल लोग शामिल करते हैं, वो पिक्चर है। अच्छा, पिक्चर के बारे में ये समझें कि पिक्चर आपकी शामिल होना सीवी पर ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसको शामिल करने में कोई हर्ज भी नहीं है। तो अगर आप इसके साथ कंफर्टेबल हैं तो आप अपना पिक्चर को उसके अंदर शामिल कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये याद रखें कि वो पिक्चर भी अच्छी लगने वाली हो। बाज़ मैंने देखा है कि वो बहुत ही जो कैजुअल किस्म की जो पिक्चर होती है वो लगा देते हैं। एक बंदा किसी हिली एरिया में गया हुआ है, वहाँ की उसने तस्वीर ली थी और वो लगा दी। ये एडवाइजेबल नहीं है। आप एक फॉर्मल सी उसके ऊपर पिक्चर लगाएं, और वो पूरी भी लगाने का कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ आपका चेहरा नज़र आना चाहिए। उसमें आपने ठीक कंगी वंगी की हुई हो, और ये भी टी शर्टें पहन कर भी ना बनाएं। तो जितनी फार्मल और जितनी अच्छी सी और छोटी सी तस्वीर होगी वो आपके लिए इतनी बेहतर होगी। अच्छा, एक चीज़ आमतौर पर सीवी में लिखी हुई होती है ऑब्जेक्टिव। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको आप जो है ना बिल्कुल छोड़ सकते हैं। इसमें ना मैंने नहीं देखा कि कभी कोई बहुत ज़्यादा इस पर गौर करता हो रिक्रूटर या इंटरव्यूअर। तो ऑब्जेक्टिव शामिल करने से सिर्फ वो आपकी सीवी पर जगह ही कम होती है और इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। अच्छा, इसका एक उल्टा नुकसान ये हो जाता है कि बच्चे इधर उधर से देखते हैं और कॉपी करते हैं। तो किसी का ऑब्जेक्टिव मिला कि इंटरनेट से उठाया, उसमें बहुत ही मोटे मोटे अल्फाज लिखे हुए होंगे, वो लिख के शामिल कर देते हैं। तो वो बाज़ औक़ात देख के जब आपका इंटरव्यू हो रहा होगा तो वो इंटरव्यू देख के पूछ लेता है कि यार ये क्या लिखा हुआ है। तो कई दफ़ा मैंने देखा है कि उन बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि ये वर्ड है क्या, इसका मतलब क्या है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इस वजह से मेरे ख्याल में आपको ऑब्जेक्टिव शामिल करने की ज़रूरत नहीं है सीवी में। इसके बजाय आप एक ब्रीफ प्रोफेशनल समरी या जिसको प्रोफाइल कहते हैं वो शामिल कर दें। वो क्या है वो हम आगे डिस्कस करते हैं। प्रोफाइल या प्रोफेशनल समरी में यानी आपने 3, 4, 5 लाइनों में लिखना होता है, अपनी पूरी समरी देनी होती है कि आप कौन हैं, आपने क्या किया है, आपके मेन स्किल्स क्या हैं। ये रेकमेंडेड है कि ये आप शामिल करें। इसमें आप अपने तमाम स्किल्स भी लिखें और कोई अचीवमेंट्स हैं आपकी तो वो भी लिखें। ब्रीफ लिखें, ऐसा ना हो कि आपकी समरी आधे पेज पर फैली हुई हो। तो ये नहीं है, आप इसको 4-5 लाइनों में पूरा कर लें। और वर्बोसिटी जो है अगेन इसके अंदर अवॉइड करें। बड़े बड़े अल्फाज, मोटे मोटे अल्फाज इधर उधर से कहीं से देख के लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सादा अल्फाज लिखें, क्योंकि वो बड़े बड़े जो अल्फाज होंगे वो आप इंटरव्यू में उनकी वजह से आप फंस भी सकते हैं कि बैठ के पूछना शुरू हो गया तो कई दफ़ा आपको पता ही नहीं होगा कि आपने क्या लिख दिया है।
अच्छा, उसके अलावा एक चीज जो सीवी के अंदर लिखी हुई होती है वो एजुकेशन और मेजर कोर्सेज होते हैं। अच्छा, इसमें मैंने ये देखा है कि कई एप्लीकेंट्स ये करते हैं कि उन्होंने अब एमफिल कर लिया है या उन्होंने बीएस किया है या मास्टर्स किया है, तो वो मैट्रिक से लेकर सारी की सारी डिग्रियां उसके ऊपर लिख देंगे। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी लास्ट 2 डिग्रीज, अगर आपने मास्टर किया हुआ है या एमफिल किया हुआ है, 2 साल वाला मास्टर किया हुआ है, तो आप 2 आखिरी डिग्रीज लिख दें। अच्छा, आखिरी डिग्रीज में से भी दूसरी बात औकात ये होता है कि आपने कोई एमफिल किया है वो ज़्यादा रेलेवेंट है, उससे पहले जो आपकी डिग्री थी 2 साल वाला मास्टर्स वो ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, तो उसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आखिरी लिखें सिर्फ। अच्छा, अगर आपने 4 साल वाला प्रोग्राम किया है तो बस आप 4 साल वाला प्रोग्राम लिख दें, उसके नीचे FA, FSC और मैट्रिक की कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। ताहम एक सूरत में ये लिखा जा सकता है, अगर आपने किसी बहुत अच्छे वेल नोन स्कूल से या कॉलेज से पढ़ा है तो उसको मेंशन कर दें, उसका बाज़-औक़ात फ़ायदा हो जाता है, आपका एक इम्प्रेशन बनता है कि अच्छा ये अच्छी जगह से पढ़ा हुआ है कैंडिडेट। अच्छा, अगर आपका GPA अच्छा नहीं है तो मत लिखें, यानी आपने लिख दिया है BBA ऑनर्स फलां यूनिवर्सिटी से फलां ईयर में मैंने किया है, इतना काफ़ी है, उसके अलावा GPA लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपका अच्छा GPA है तो उसे मेंशन करते हैं। अगर आपकी डिग्री में कोई पोजीशन थी, कोई डिस्टिंक्शन थी, आपका गोल्ड मेडल था या सेकंड पोजीशन थी, तो उसको मेंशन कर दें, वो आपके अच्छा इंप्रेशन बनाने में काम आता है। अच्छा, बाज़ लोग मेजर कोर्सेज भी लिखते हैं। अगर आपकी डिग्री लेस नोन है तो फिर आपको मेजर कोर्सेज लिखने चाहिए, लेकिन आपने अगर BBA किया हुआ है, MBA किया हुआ है, तो फिर आपको मेजर कोर्सेज लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आजकल जो कि मुख्तलिफ नामों से बहुत सारी डिग्रीज आ रही हैं, जो आम तौर पर देखने वाले को पता नहीं होता जो इंटरव्यू तक, ये क्या डिग्री है, तो उसके आप मेजर कोर्स लिख दें कि भाई ये मेजर कोर्स है, उससे उसको अंदाज़ा हो जाता है कि इसकी एजुकेशन रेलेवेंट है। अच्छा, बाज़ यूनिवर्सिटीज़ ये ऑफ़र करती हैं कि वो एक मेजर के साथ एक माइनर भी करती हैं, ऑफ़र करती हैं। यानी हो सकता है बंदे ने मार्केटिंग में मेजर किया हो और माइनर उसका साइकोलॉजी में हो, तो इस सूरत में आपको अपना माइनर भी मेंशन करना चाहिए। वो अगर वो डाइवर्सिटी है तो वो भी आपका कहती है कि अच्छा इस स्टूडेंट ने ये चीज़ भी पढ़ी हुई है और ये चीज़ भी पढ़ी हुई है। अच्छा, उसके बाद है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस, अगरचे आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, आपके लिए वीडियो बनाई जा रही है, लेकिन बाज़ बच्चों का एक्सपीरियंस होता है, यानी वो शाम के वक्त कोई जॉब कर रहे होते हैं या बीच में उन्होंने कुछ ब्रेक लिया होता है और उसके बाद अपनी एजुकेशन दोबारा वो कंटिन्यू करते हैं, बीच में कुछ अर्सा जॉब की हुई होती है, तो ऐसा कोई भी आपका एक्सपीरियंस है वो आप लाजमी मेंशन करें। ओके, अगर वो आपको इर्रेलेवेंट भी लग रहा है तो मेंशन करें। मिसाल के तौर पर बहुत सारे बच्चे ट्यूशन्स पढ़ाते हैं और किसी एकेडमी में पढ़ा रहे होते हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे होते हैं या होम ट्यूशन ट्यूटर के तौर पर पढ़ा रहे होते हैं, आप वो भी लिख दें। वो क्यों लिखें? उससे जो इंटरव्यूअर पर आपका इंप्रेशन पड़ता है कि ये एक मेहनती कैंडिडेट है, ये काम भी करता है, इसने पहले कुछ ना कुछ काम किया हुआ है, इसको अहमियत का अंदाज़ा है कि जॉब क्या होती है और इसको थोड़ा सा प्रोफेशनली बिहेव करना भी आता होगा। क्योंकि देखा ये क्या है कि वो बच्चे जिन्होंने कुछ काम नहीं किया होता और सिर्फ माँ बाप के एक्सपेंस पर उन्होंने एजुकेशन की हुई होती है, तो वो जब जाते हैं पहली जॉब में तो वो तंग करते हैं, उनको आदत नहीं होती टाइम पे आने की जाने की, तो इस वजह से तंग होते हैं। तो अगर आपको इर्रेलेवेंट भी एक्सपीरियंस लग रहा है तो वो लिखें, और अगर किसी जगह आप एम्प्लॉयर का लिख सकते हैं और आपकी एग्जैक्ट डेट्स थी तो वो अभी आप मेंशन करें। यानी आपने कॉल सेंटर में जॉब की है तो लिखें कि फलां कॉल सेंटर था और उसमें तब से तब तक आपने जॉब की है। लेकिन बाज़ जगह पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। मिसाल के तौर पर आप होम ट्यूटर के तौर पर पढ़ाते रहे तो वो तो आपको याद नहीं है को
और ना इतने कर सकते हैं, कौन एम्प्लॉयर था, किस स्टेट से किस स्टेट तक पढ़ाया था, उसको वैसे ही मेंशन कर दें। लेकिन एक्सपीरियंस आपका किसी भी किस्म का है तो उसे मेंशन ज़रूर करें। अच्छा, इसके बाद है जी एक स्किल्स वाला सेक्शन होता है, आमतौर पर लोगों ने लिखा हुआ होता है। अच्छा, ये भी एक अजीब बात है, बाज जो एप्लीकेंट्स होते हैं उन्होंने उसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, क्या कहते हैं, लीडरशिप स्किल्स। ये नहीं लिखने चाहिए। इसका एक नुकसान हो जाता है, कोई आपसे पूछ लेता है कि जी ये लीडरशिप स्किल्स आपको कैसे पता चला, आपके अंदर कैसे हैं, कौन सा सर्टिफिकेट है आपके पास कि लीडरशिप स्किल्स हैं। इसकी जस्टिफिकेशन हो भी सकती है, अगर आप कोई लिखें तो उसके साथ में जस्टिफिकेशन सोच लें। मिसाल के तौर पर आपने लिखा है लीडरशिप स्किल्स, तो आपको मैंने बताया कि जब इंटरव्यू हो रहा होता है तो सीवी आमतौर पर सामने होता है और वहाँ जहाँ नज़र पड़ जाती है इंटरव्यूअर की वो पूछ लेता है कि ये क्या बात है। तो अगर आपने कोई बहुत ही ऐसी अनरियलिस्टिक सा स्किल लिखा हुआ है और बहुत बड़ा लिखा हुआ है तो वो आपसे पूछ लेगा कि ये क्या है। अगर आपने जो चीज़ लिखी है फिर उसका आपके पास एक एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आपने लीडरशिप स्किल लिख दिया है, तो अगर वो आपसे पूछ ले तो आपकी तैयारी होनी चाहिए। आप उसे बता दें जी कि मैं अक्सर क्लास में जो ग्रुप्स बनते थे प्रोजेक्ट्स के लिए तो मैं उसका लीडर होता था या लीडर होती थी, तो मुझे अच्छी तरह लोगों से काम करवाना, मैनेज करना, कोऑर्डिनेट करना आता है। इसमें जो कोई आपके स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर स्किल्स हैं तो आप वो लाजमी शामिल करें। आमतौर पर जो MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है और कुछ नहीं है तो यही लिख दें, क्योंकि ये तो आपको आते ही होते हैं। लेकिन इसके अलावा कोई आपने सॉफ्टवेयर सीखा हुआ है तो उसको भी आप लाजमी मेंशन करें। बाज़ औक़ात ये होता है कि आपका कोई सॉफ्टवेयर ऐसा आता होता है जो उस जॉब से बहुत रेलेवेंट होता है। मिसाल के तौर पर आपने BBA किया हुआ है और आप एक मार्केटिंग रिसर्च फर्म में अप्लाई कर रहे हैं और आप वहाँ पे आपने कोई प्रोजेक्ट किया था, उसमें आपने SPSS यूज़ किया था, तो वो लिख दें कि आपको आता है। अच्छा, इसी तरह से कुछ बच्चे हैं, मसलन मैं क्वालिटी में पढ़ाता हूँ तो वह उन्होंने मिनीटैब वगैरह सीखा हुआ होता है, तो वो क्वालिटी की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो रेलेवेंट है, वो मेंशन करें कि आपको आता है। अच्छा, इसके अलावा कोई और, जैसे आजकल लैंग्वेजेस हैं, R है, पाइथन है, वो आपने अपने शौक से सीखी है तो उसको भी मेंशन करें, चाहे अगर उसकी आपको रेलेवेंस नज़र नहीं आ रही, क्योंकि उससे एक आपका अच्छा इंप्रेशन भी पड़ता है। और ये चीज़ें चूँकि इन हैं तो वो ये सोचते हैं अच्छा इस स्टूडेंट को, इस कैंडिडेट को ये चीज़ भी पता है तो इसके स्किल को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, एकेडमिक प्रोजेक्ट्स, बाज़ लोगों ने एजुकेशन के नीचे अपने एकेडमिक प्रोजेक्ट्स पे लिखे हुए होते हैं और कई डिग्रीज में ये होता है कि एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी करना होता है। तो आपने अगर कोई प्रोजेक्ट किया है और वो अच्छा प्रोजेक्ट है जो आप दिखा भी सकते हैं और जिसको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं तो वो आप मेंशन कर दें, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस की तो कमी होती है लेकिन वो आपका प्रोजेक्ट आपकी स्किल को डेमोन्स्ट्रेट करने के काम आता है। अगर कोई वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट नहीं है तो फिर उसे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक और बात इंपॉर्टेंट है, ये याद रखें कि जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो कुछ आपने लिखा हुआ है उसके बारे में सवाल हो सकता है, लिहाजा आपने जो अगर कोई प्रोजेक्ट लिखा हुआ है तो आप उसको रिवाइज करके जाएं कि उसमें आपने क्या किया था, वो आपके काम आएगा। अच्छा, इसी तरह से ऑनर्स एंड अचीवमेंट्स हैं, इनको भी अगर आपकी कोई है, आपकी कोई पोजीशन है, आपने कोई किसी और चीज़ के लिए आपको अवार्ड मिला है तो वो मेंशन आप ज़रूर करें। अच्छा, स्कॉलरशिप्स भी मेंशन की जा सकती हैं। बाज़ बच्चों ने FSC में या अपनी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के दौरान स्कॉलरशिप्स हासिल किए होते हैं, मेरिट, वो लिखें, क्योंकि उससे पता चलता है कि आप एक इंटेलिजेंट और लायक स्टूडेंट हैं। अच्छा, कोई बहुत माइनर अचीवमेंट्स हैं तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आप 8वीं जमात में फर्स्ट आए थे, इस बात का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है इसको लिखने का। हॉबीज़ जो है बहुत सारे लोग नहीं लिखते,
लेकिन ये लिखनी चाहिए। इससे क्या होता है कि बाज़ औक़ात हॉबीज़ की वजह से आपके इंटरव्यू की डायरेक्शन या आपकी हॉबीज़ पर गुफ्तगू शुरू हो जाती है, और बाज़ औक़ात ये होता है कि आपकी हॉबीज़ की वजह से इंटरव्यूअर से मैच कर जाएं तो आपको उसका फ़ायदा हो जाता है। मैंने एक दफ़ा एक ऐसा कैंडिडेट भी रेकमेंड किया था जिसने हॉबीज़ में मूवी वाचिंग लिखा हुआ था, और मुझे लगा कि यार इसका मूवी, मैंने उससे सवाल पूछे तो पता चला कि इसका मूवी का इसका अच्छा टेस्ट है, तो मुझे वैसे ही यानी उसके बारे में एक फेवरेबल ओपिनियन बन जाती है। तो इस वजह से आप ये ना सोचें कि आपकी हॉबीज़ किस तरह की है। मिसाल के तौर पर अगर आप गेम्स खेलते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन अच्छा इसमें भी एक चीज़ याद रखने वाली है, बात जो कैंडिडेट्स होते हैं वो वैसे ही देख के रीडिंग, ट्रैवलिंग लिख देते हैं। जब सवाल पूछा जाता पता चलता है उन्होंने कोई एक किताब पढ़ी हुई है और उन्होंने हॉबीज़ में रीडिंग लिख दिया, तो उससे अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। या कि जी आप कहते हैं जी ट्रैवलिंग, आप कहते हैं जी अच्छा ट्रैवलिंग कहाँ कहाँ ट्रैवल किया हुआ है। एक दफ़ा मैंने एक कैंडिडेट से पूछा तो उसने कहा जी मुझे शौक बड़ा है ट्रैवल करने का, किया हुआ कहीं नहीं है ट्रैवल, शौक बड़ा है। तो इस तरह से ना लिखें। अगर जो आपकी वाकई में हॉबीज़ हैं वो लिख दें, उससे कोई नुकसान नहीं होता बल्कि उल्टा फ़ायदा हो जाता है कई दफ़ा। अच्छा, लैंग्वेजेस आप उस सूरत में लिखें जब आपको कोई एडिशनल लैंग्वेज आती है। मिसाल के तौर पर आप नहीं, उसमें इस तरह से है कि अक्सर लोगों ने लैंग्वेज की एक हेडिंग दे के उसके अंदर सिर्फ उर्दू और इंग्लिश लिखा हुआ होता है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। अब ये दो लैंग्वेजेस हैं, वो तो आती ही होती हैं, यानी उर्दू तो सबको आती है, अंग्रेज़ी जिसको नहीं भी आती वो भी कह देता है मुझे आती है। तो अगर यही दो आपको आती हैं तो फिर इसको लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको कोई एडिशनल लैंग्वेज आती है, चाहे वो रीजनल लैंग्वेज हो, तो वो लिख दें, वो बाज़ औक़ात आपके लिए सूदमंद साबित होती है। मिसाल के तौर पर आपको पश्तो आती है, आप किसी ऐसी कंपनी में कर रहे हैं जिसकी कोई क्लाइंट्स हैं या सप्लायर्स हैं वो जो पश्तो बोलते हैं, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। आपने स्पेनिश सीखी है अपने शौक़ से, वो कर दें, उससे पता चलता है अच्छा एक आप अच्छे लर्निंग ओरिएंटेड आदमी हैं और डाइवर्सिटी है आपके अंदर, या आपको वो लैंग्वेज का किसी जगह आपके एम्प्लॉयर के काम आ सकती है, तो वो लिख दें। लेकिन अगर सिर्फ उर्दू और इंग्लिश ही आपने लिखना है तो वो लिखने के और खा अपने CV पर स्पेस घेरने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेनिंग्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, कई लोगों ने, अब स्टूडेंट होते हैं, वो स्टूडेंटशिप के दौरान उन्होंने कुछ कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की होती हैं, जो एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस हो रही होती हैं, वो भी लिख देते हैं। अगर उनकी कोई रेलेवेंस है तो लिखें, नहीं है तो ना लिखें। अगर मिसाल के तौर पर आप टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो लिख दें। अगर आप कॉर्पोरेट जॉब के लिए कर रहे हैं तो एकेडमिक कॉन्फ्रेंस आपने अटेंड की है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ डिपार्टमेंट्स ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, वो आपने कोई की हुई है तो वो ज़रूर मेंशन कर दें। मिसाल के तौर पर जो हैं वो लाइफ स्किल्स ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स ट्रेनिंग, इस तरह से कोई आपने की हुई है तो वो आप उसको ज़रूर जिक्र कर दें। अच्छा, एक अक्सर मैंने देखा है कि पर्सनल डिटेल्स लिखी हुई होती हैं लोगों ने, और आमतौर पर बिल्कुल शुरू में लिख देते हैं या कुछ बिल्कुल एंड में जाके लिख देते हैं। उसमें फादर नेम लिखा हुआ है, CNIC लिखा हुआ है, डोमिसाइल लिखा हुआ है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। उल्टा ये वाली इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, क्योंकि आपका CV होता है वो तो हर जगह फिरता है, आपका CNIC क्या हर किसी के पास चला जाता है, वो मिसयूज़ हो सकता है उसका। तो ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह बाद लोगों ने रेफरेंसेस लिखे होते हैं, रेफरेंसेस में भी अपने जो डिपार्टमेंट होता है उसके हेड का रेफरेंस दिया होगा, एक प्रोफेसर का दिया होगा, या एक बंदा बैंक में काम कर रहा है जी उनका कोई रिलेटिव उसका दिया हुआ होगा। उस पर कोई गौर नहीं करता, ना उसका कोई फ़ायदा है। तो ना तो आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखने की ज़रूरत है और ना ही रेफरेंसेस वाला सेक्शन शामिल करने की ज़रूरत है।
तो ये सारी डिस्कशन हो गई कि इसमें क्या क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो आपने खास बात ये जहन में रखनी है कि ये कोई फॉर्मेट सिंगल नहीं है जो आप सब के लिए एप्लीकेबल हो। आपके जिस तरह मैंने बताया आपकी एजुकेशन में यूं है तो फिर लिखें, नहीं है तो ना लिखें। तो आपने अपने मुताबिक देखना है कि क्या है और उसके मुताबिक फैसला करना है कि कौन से सेक्शंस आपने शामिल करने हैं और कौन से नहीं करने। अब कुछ जनरल टिप्स है। एक तो लेंथ जो है, आप चूंकि फ्रेश स्टूडेंट्स है, मैंने देखा है बाद में 3-3 सफ़ात पर फैलाया हुआ था या 2 सफ़े पर फैला हुआ है, उसका कोई फायदा नहीं है। आपकी इतनी इंफॉर्मेशन है ही नहीं। 1 पेजर इज आइडियल। आपका 1 पेज पर सीवी होना चाहिए। अच्छा, उसमें भी ना हो, मैंने देखा है कि बाद स्टूडेंट ये कर देते हैं कि वो सारी इन्फॉर्मेशन आधे पेज पर आ जाती है। ऐसे नहीं करना चाहिए, बल्कि जो भी इन्फॉर्मेशन है अगर वो थोड़ी है तो भी उसको डिजाइन करके थोड़ा सा पूरे पेज पर रखें, वो अच्छा लगता है। सीक्वेंस, इसमें नाम और कांटेक्ट तो टॉप पे होने चाहिए और उसके बाद आपकी प्रोफाइल या समरी होनी चाहिए। डिपेंडिंग ऑन के आपका एक्सपीरियंस ज्यादा रेलेवेंट है तो उसके बाद एक्सपीरियंस लिखें, अगर एजुकेशन ज्यादा रेलेवेंट है तो फिर एजुकेशन लिखें और उसके बाद एक्सपीरियंस लिखें और फिर बाकी चीजें जितनी जितनी आपके हिसाब से सूटेबल हैं वो लिख दें। फॉन्ट के मामले में है कि रेगुलर फॉन्ट यूज करें, कोई मसनेरियल यूज कर लें, टाइम्स न्यू रोमन यूज कर लें या और भी इस तरह के फॉन्ट्स हैं, लेकिन वो जो कॉमिक से फॉन्ट्स होते हैं वो नहीं यूज करने चाहिए कि जो पढ़ा ही नहीं जा रहा, वो इतने स्टाइलिश से फॉन्ट हैं, वो नहीं करने चाहिए। फिर साइज ना तो बहुत बड़ा होना चाहिए ना बहुत ही छोटा होना चाहिए। साइज भी आपके फॉन्ट का मुनासिब होना चाहिए। जो आप हेडिंग्स दें उसका थोड़ा सा बड़ा हो फॉन्ट साइज, और जो नीचे इंफॉर्मेशन लिखी हुई हो वो आप छोटे फॉन्ट में लिखें। और प्रोमिनेंट करने के लिए चीज़ों को बोल्ड करें, कुछ को जो है आप इटैलिक भी कर सकते हैं, लेकिन वो देखने में अच्छा लगे, ऐसा ना हो कि वो रीडेबल ही ना रहे। अच्छा, डिजाइन सिंपल होना चाहिए, लेकिन बहुत बुरा सा सिंपल नहीं होना चाहिए कि जी बिल्कुल ही ना कोई फॉर्मेटिंग हुई हुई है, कोई फॉन्ट बहुत बड़ा है, कोई बहुत छोटा है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। बल्कि प्रॉपर हेडिंग्स दी हुई हों, ऑर्गेनाइज्ड हो मटेरियल, वो कर लें। थोड़ा बहुत आप उसको डिज़ाइन भी कर सकते हैं कि जी आज मुख्तलिफ टेम्पलेट्स मिलते हैं, मिसाल के तौर पर कैनवा एक सॉफ्टवेयर है या ऑनलाइन एक चीज़ है, उसकी ऐप भी होती है, आप उस पर डिज़ाइन कर सकते हैं। और MS वर्ड के अंदर टेम्पलेट्स होते हैं, आप उनको देख सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। फिर एक मैंने देखा है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप नेट से देख सकते हैं। आप नेट पे गुड CV टेम्पलेट लिख के या गुड CV फॉर्मेट लिख के सर्च करें, इमेजेस देखें, तो आपको पता चल जाएगा किस तरह से। तो उससे आइडियाज़ ले लें, उसको बहुत सिंपल ना हो, थोड़ा सी उसमें डिजाइनिंग हो और वो खूबसूरत हो, लेकिन ओवर डिजाइन भी ना करें, बहुत ही ज्यादा रंग बिरंगा उसको ना कर दें, बल्कि आप उसको सिंपल और एलिगेंट रखें। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, इससे बाज लोग जो इंटरव्यूअर्स होते हैं ये वो बहुत ही इरिटेट होते हैं। वो इम्प्रॉपर कैपिटलाइजेशन होती है। बच्चे ने लिखा हुआ अपना नाम लिखा हुआ है, ईमेल लिखा हुआ है, उसका पहला जो है वो लेटर वो कैपिटल कर दिया है, अपना एड्रेस लिखा हुआ है फलान टाउन, उसका टाउन पीछे जो है ना उसको मिसाल के तौर पर जोहर टाउन लिखा हुआ है तो J स्मॉल है, लाहौर लिखा हुआ है तो लाहौर का L स्मॉल कर दिया है। ये नहीं, प्रॉपर कैपिटलाइजेशन आपको यूज करनी चाहिए। और ये आपको लगे कि शायद इम्पोर्टेंट नहीं है, और मतलब स्ट्रिक्टली स्पीकिंग के शायद कंटेंट पर तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये कोई मेरिटोक्रेसी नहीं है। आपने इंटरव्यूअर के पर अच्छा इंप्रेशन डालना है, और बाज़ औक़ात बहुत छोटी छोटी चीज़ें, यानी वो इरिटेट हो जाएगा कि यार ये क्या बंदा है, इसको ये भी नहीं पता कि कैपिटलाइजेशन किस तरह से करते हैं, तो आपकी कहानी ख़त्म हो जाएगी। प्रॉपर कैपिटलाइजेशन यूज करें, उससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और ये एडवाइजेबल है कि आप बना के अपना CV किसी सीनियर को, किसी ऐसे बंदे को, किसी टीचर को
किसी कोई आपका दोस्त है प्रोफेशनल, उसको दिखाएं, उससे करेक्शंस करवाएं कि लैंग्वेज की गलतियां हैं तो वो ठीक करवा लें, कैपिटलाइजेशन की हैं तो ऐसे बंदे को दिखाएं जिसको अच्छी अंग्रेजी आती है। तो आपने अपने सीवी को करने के बाद उसकी प्रूफ रीडिंग भी करनी है और उसको चेक भी करवाना है किसी आदमी से, और उसके बाद उसको आपने फॉरवर्ड करना है। और एक बात और इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि कई दफ़ा जॉब के हिसाब से आपने फैसला करना होता है क्या चीज़ ज़्यादा आपने प्रोमिनेंट करनी है, कौन एड्रेस लिखना है नहीं लिखना, यहाँ पे ये लैंग्वेज का जिक्र करना मुनासिब होगा नहीं होगा, ये आपको हर जॉब के लिहाज से डिफरेंट हो सकता है। तो जो जॉब आए उसके हिसाब से थोड़े बहुत सीवी के अंदर तब्दीली करके भेजें। ये जो सीवी होता है ना, जो स्पेसिफिकली किसी जॉब के लिए बनाया जाता है, इसको रेज्यूमे भी कहते हैं। तो ये तो एक वैसे ही बात हो गई, क्योंकि अक्सर जगह सीवी और रेज्यूमे लिखा होता है, तो सीवी जनरल होता है, रेज्यूमे जो है वो स्पेसिफिक होता है किसी जॉब के लिए। तो होपफुली ये टिप्स आपके काम आएंगी। तो आप ये देखें और इसके मुताबिक अगर इससे आपको कोई फ़ायदा होता है तो बड़ी अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच।